Hello students, welcome back to Pragya's Literary Prison. I am Pragya Bhandari, your guide and mentor for CUET PG English Literature. So students, let us get ready to explore literature with a new light. Only on Pragya's Literary Prison. So students, I hope आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे और साथ ही साथ आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी, एकदम फर्स्ट क्लास। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन लाई हूँ जो कि होने वाला है लिटरेरी टर्म्स पर। जी हाँ, लिटरेरी टर्म्स इन इंग्लिश लिटरेचर, जो कि हमारे एग्ज़ाम के सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत मेजर और बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है। तो आइए विदाउट एनी फर्दर डिले जल्दी से हम आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट, सो द फर्स्ट लिटरेरी टर्म जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो है हमारा एलिगरी। नाउ व्हाट इज एन एलिगरी? सो बेटा, एलिगरी एक ऐसी लिटरेरी डिवाइस है जिसमें कि हम जो भी कैरेक्टर्स, इवेंट्स और सेटिंग्स यूज करते हैं वो सब अपने पीछे एक डीपर मीनिंग को या फिर एक डीप आइडिया को सिंबलाइज कर रहे होते हैं। अब आप बोलोगे मैम ऐसे तो समझ में नहीं आया, तो चलिए हम एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ लेते हैं। जैसे कि जॉर्ज ऑरवेल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है एनिमल फार्म। अब इसमें जितने भी कैरेक्टर्स, एनिमल कैरेक्टर्स का यूज़ किया गया है, जो सेटिंग का यूज़ किया गया है, ये सब अपने में ही एक डीपर आइडिया को सिंबलाइज कर रहे हैं, उससे एसोसिएटेड है। वो क्या है आइडिया? वो है रशियन रेवोल्यूशन। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब जैसे कि जो भी पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो भी पॉलिटिकल कार्टून्स बनाए जाते हैं, जैसे कि ये है ना, जितने भी हम पॉलिटिकल कार्टून्स बनाते हैं वो एलिगरी का ही यूज़ करते हैं पॉलिटिक्स के किसी पार्ट को या फिर लीडरशिप के किसी पार्ट को क्रिटिसाइज करने के लिए, वो भी एलिगरी का ही यूज़ करते हैं। ऑल राइट, इतना समझ आ गया? आई होप अभी तक समझ में आ गया होगा। अब जल्दी से हम चलते हैं नेक्स्ट लिटरेरी टर्म पे। ठीक है, अब नेक्स्ट लिटरेरी टर्म इज बैलेड। नाउ व्हाट इज अ बैलेड? सो बेटा, बैलेड एक ऐसा नैरेटिव पोम का फॉर्म है जो कि एक स्टोरी को बताता है, जिसे हम गाते हैं। इट इज ऑफन संग, और उसमें हम किसी एक स्टोरी को, किसी एक टेल को हम बता रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब कोलरिज का एक वर्क है द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। अब इसमें एक सेलर है जो अपने सेलिंग के जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं, उनके सेलिंग के जितने भी हॉन्टेड एक्सपीरियंसेस हैं, उनको इस बैलेड के फॉर्म में, उस स्टोरी को इस बैलेड के फॉर्म में बताया गया है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, अब जितने भी हमारे फोक सॉन्ग्स हैं, जो लोकगीत गाए जाते हैं अलग अलग कल्चर में, अलग अलग रीजन्स में, वो भी बैलेड का ही फॉर्म है। उसमें भी हम गाते हुए किसी एक स्टोरी को सुना रहे होते हैं। ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट वन इज ब्लैंक वर्ड्स। नाउ व्हाट इज ब्लैंक वर्ड्स? बेटा, ब्लैंक से अगर मैं बोलूं ब्लैंक, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए ब्लैंक का मतलब where there is no rhyme। ब्लैंक मतलब जहां पर राइम नहीं है। पोम को एक ऐसे फॉर्म में लिखा जाना जहां पर हम राइम ना डाल रहे हों, जहां पर राइमिंग नहीं देखने को मिल रही है, बट वो जो लाइंस लिखी हुई है वो एक पर्टिकुलर मीटर में लिखी गई हैं, और वो मीटर है हमारा कौन सा? आयम्बिक पेंटामीटर। सो ऐसी लाइंस जो राइमिंग में ना लिखी गई हो बट उसमें एक आयम्बिक पेंटामीटर का यूज किया गया हो, वो हमारा ब्लैंक वर्ड्स होता है। ठीक है, चलिए अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे पैराडाइज लॉस्ट बाय जॉन मिल्टन।
ठीक है, अब ये जो है ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है। चलिए आपको लाइंस पढ़कर सुनाती हूँ। ऑफ मैन्स फर्स्ट डिसओबीडियंस एंड द फ्रूट ऑफ दैट forbidden tree whose mortal taste brought death into the world and all our woe। अब इसमें आपको राइमिंग देखने को नहीं मिल रही होगी, इसमें कोई भी राइमिंग नहीं है, ये ब्लैंकली लिखा गया है, बहुत ही सिंपली प्लेनली लिखा गया है, बट इसमें जो मीटर यूज किया गया है वो हमारा आयम्बिक पेंटामीटर है। ठीक है, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट है हमारा कॉमेडी। सो बेटा कॉमेडी सुनकर ही समझ में आता है, जैसे कि हम मूवीज देखते हैं, मूवीज का क्या जॉनरा होता है, कॉमेडी हो गया, थ्रिलर हो गया, एक्शन हो गया, हॉरर हो गया, बहुत सारे जॉनरास होते हैं। तो बेटा लिटरेचर में कॉमेडी एक ऐसा जॉनरा है जो कि ऑडियंस को एंटरटेन करना चाहता है, ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए ही बना होता है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, इसके प्लॉट में ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स ले आते हैं, इसका प्लॉट ऐसा बना देते हैं, ऐसी आइडेंटिटीज, मिस्टेकन आइडेंटिटीज को इंट्रोड्यूस करते हैं जिससे कि लोगों को हंसी आती है, उसको देखकर ही लोगों को हंसी आती है। और फाइनली धीरे धीरे क्या होता है, ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व हो जाते हैं, सारी चीज़ें, सारी बातें क्लियर हो जाती हैं, और क्लियर पिक्चर के साथ ये जो हमारी स्टोरी होती है वो एक हैप्पी एंडिंग के साथ एंड हो जाती है। चलिए अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। विलियम शेक्सपियर का एक वर्क है ट्वेल्थ नाइट। अब ट्वेल्थ नाइट में जो भी कैरेक्टर्स यूज किए गए हैं, जो भी उसमें लव ट्रायंगल देखने को हमें मिला है, जो भी आइडेंटिटीज यूज की गई हैं, उसकी वजह से लोगों को देखकर ही उसमें हंसी आती है, लोग एंटरटेन्ड होते हैं, एंटरटेनमेंट हो जाता है उनका। फाइनली धीरे धीरे सारी आइडेंटिटीज समझ में आती हैं, धीरे धीरे वो सारे कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व हो जाते हैं, दोनों ट्विंस के बारे में पता चल जाता है कि भाई सेबास्टियन और वॉयला ट्विंस है, आइडेंटिकल ट्विंस हैं, और फाइनली हैप्पी मैरिजेस हो जाती है, और ये स्टोरी की एक हैप्पी एंडिंग हमें देखने को मिलती है। अब अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो जो हमारा फ्रेंड्स एक सीरीज है नेटफ्लिक्स में, वो भी कॉमेडी का ही, कॉमेडी जॉनरा का ही एग्जाम्पल है। चलिए अब फटाफट से चलते हैं आगे। अब आ जाता है डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। तो बेटा नाम देख के नहीं डरना है, बहुत सिंपल चीज है। अगर मैं आपको बोलूं डिसोसिएशन, अगर जैसे मैं आपको बोलूं डिसोसिएशन, तो जो पहली चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए वो आनी चाहिए भाई हमारा डिस्कनेक्शन। क्या आनी चाहिए? डिस्कनेक्शन। अब ये किस चीज का डिस्कनेक्शन है? चलिए सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि ये किसने इंट्रोड्यूस किया। अब ये इंट्रोड्यूस किया है टी.एस. एलियट ने अपने वर्क में द मेटाफिजिकल पोएट्स, जो कि 1921 का वर्क है। ठीक है, अब उसमें ये बात करना चाहते हैं कि 17th सेंचुरी के जो पोएट्स थे उनमें, उनके वर्क्स में, जो भी वर्क्स वो प्रोड्यूस कर रहे थे, उनमें थॉट और फीलिंग का यूनिफिकेशन देखने को नहीं मिल रहा था। मतलब उनके वर्क्स के थ्रू हम ये नहीं देख पा रहे थे कि उन्होंने इस वर्क को अपना थॉट, अपना दिमाग और अपनी फीलिंग को मर्ज करके इस वर्क को प्रोड्यूस किया है, जो कि हमारे मेटाफिजिकल पोएट्स जैसे कि जॉन डन, उनके मेटाफिजिकल पोएट्स के वर्क में इन दोनों चीज़ों का यूनिफिकेशन देखने को मिल रहा था। ठीक है, समझ में आ गया? ऑल राइट। सो जितनी भी हमारी मॉडर्न डिबेट्स हैं, मॉडर्न डिबेट्स में जो देखने को मिलती हैं, जिसमें लॉजिक और जो इमोशन है उसका मर्ज, उसका कॉम्बिनेशन नहीं देखने को मिलता है, वो भी हमारा इसी का एग्जाम्पल है। सपोज अगर मैं आपकी लाइफ से एग्जाम्पल लेना चाहूँ तो दिमाग तो बोलता है भाई पढ़ ले बेटा, एग्जाम आ रहा है, लेकिन दिल बोलता है भाई छोड़ ना, अभी तो दिन बचे हैं, नेटफ्लिक्स देखो भाई, नेटफ्लिक्स एंड चिल करो, है ना। तो यहाँ पे आपका दिमाग, आपका थॉट और आपका जो फीलिंग है, आपके दिल का कनेक्शन नहीं बैठ पा रहा, दोनों में बैलेंस नहीं देखने को मिल पा रहा, तो वो डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, डिस्कनेक्शन ऑफ व्हाट, डिस्कनेक्शन ऑफ थॉट एंड फीलिंग, तो वो हमें देखने को मिल रहा है। चलिए फटाफट चलते हैं आगे। नेक्स्ट इज ड्रामेटिक
मोनोलॉग। अब ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है? तो बेटा ड्रामेटिक मोनोलॉग एक ऐसी स्पीच है जिसमें कि एक कैरेक्टर उसके दिमाग में जितनी भी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, जितनी भी कहते हैं ना दुविधा में वो है, जितनी प्रॉब्लम्स चल रही है उस सबको वो एक्सप्रेस करता है साइलेंट लिसनर्स के सामने। साइलेंट लिसनर्स मतलब ऐसे लिसनर्स जो उसको सुन रहे हैं बट दे आर साइलेंट, दे आर नॉट इंटरप्टिंग द कैरेक्टर। वो साइलेंटली उसकी बात को सुन रहे हैं, जो भी वो अपने दिमाग में चल रहा है बातों को वो जब वो एक्सप्रेस करना चाह रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रिफॉक में जो प्रिफॉक है वो क्या कर रहे हैं, उनके दिमाग में जितनी इनसिक्योरिटीज, जितने फियर्स हैं, जो भी डर है जितना भी बैठा हुआ है उस सबको वो एक्सप्रेस कर रहे हैं। समझ में आ गया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज एलिजी। अब बेटा एलिजी क्या है? एलिजी एक ऐसी पोम है जिसमें हम किसी भी चीज की या किसी भी पर्सन के लॉस पर, उनकी डेथ हो जाने पर अगर हम किसी पोम को लिखते हैं जिसमें कि हम उनको प्रेज भी कर रहे हैं और उनके अपने हमारे लॉस के बारे में भी लिख रहे हैं, वो हमारा होता है एलिजी। ठीक है, अब एलिजी के लिटरेचर में क्या एग्जाम्पल्स हैं? जैसे कि लिसिडियस लिखा गया है, जॉन मिल्टन ने लिसिडियस पोम लिखी है, किंग की डेथ पर उन्होंने लिखी थी। ठीक है, और हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड बाय थॉमस ग्रे। ये भी एक एलिजी का एग्जाम्पल है। चलिए, तो हमारा नेक्स्ट लिटरेरी टर्म है एपिक। तो बेटा एपिक क्या होता है? एपिक एक ऐसी पोम होती है जिसमें कि हम जो हमारे माइथोलॉजिकल कैरेक्टर हैं, जो माइथोलॉजी में जितने कैरेक्टर्स हैं, उनकी जो बहादुरी है, जो बड़े बड़े काम उन्होंने किए हैं, जो उनकी हीरोइक डीड्स हैं, उसको इस पोम के थ्रू हम नैरेट करते हैं। उन हीरोइक डीड्स को, उन बहादुरियों को हम इस पोएम के थ्रू बताते हैं। ठीक है, अब अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि होमर की इलियड है और जैसे मिल्टन की, जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट है, ये दोनों एपिक के फॉर्म में लिखी गई हैं। इसमें जो हीरो हैं इन वर्क्स में, उनके कामों को, उनकी बहादुरी को, उनकी हीरोइक डीड्स को बढ़ा चढ़ाकर प्रेज करते हुए बताया गया है। अगर मैं इंडियन एपिक्स का एग्जाम्पल लूँ तो इंडियन एपिक्स जैसे रामायण हो गई, महाभारत हो गई, ये हमारी इंडियन एपिक्स का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए अब फटाफट से बढ़ते हैं आगे। हमारा नेक्स्ट लिटरेरी टर्म है फैंसी एंड इमेजिनेशन। तो बेटा सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये जो टर्म है ये किसने दिया है। ये टर्म हमें दिया है सैमुअल टेलर कोलरिज ने अपने वर्क बायोग्राफिया लिटरेरिया में। ठीक है, तो जो सैमुअल टेलर कोलरिज हैं वो बोलते हैं कि भाई जो इमेजिनेशन है उसके दो टाइप्स होते हैं। पहला प्राइमरी इमेजिनेशन और दूसरा हमारा सेकेंडरी इमेजिनेशन। ठीक है, अब वो ये बोलते हैं कि जो प्राइमरी इमेजिनेशन है वो यूनिवर्सल है, मतलब वो हर किसी के पास है। जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, जितने इंसान हैं, जितने लोग हैं, उन सब के पास ये प्राइमरी इमेजिनेशन है। तो भाई ये प्राइमरी इमेजिनेशन है क्या? तो वो ये बोलते हैं कि इंसान के पास अपने आसपास में जो चीज़ें हैं उसको देखकर उसे समझ पाना, अपने दिमाग में प्रोसेस कर पाना ही प्राइमरी इमेजिनेशन है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक ट्री देखा, मैंने एक पेड़ देखा और फिर मेरे दिमाग ने उसको प्रोसेस करके मेरे दिमाग में क्या किया, एक इमेज बना ली किसकी, इस पेड़ की। ठीक है, जिससे कि मुझे समझ में आ पाया कि जो मैंने चीज़ देखी वो क्या थी। भाई यही है हमारी प्राइमरी इमेजिनेशन। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। अब सेकेंडरी इमेजिनेशन क्या है? सेकेंडरी इमेजिनेशन एक ऐसी इमेजिनेशन है जो कि हर किसी के पास नहीं हो सकती। ये इमेजिनेशन का एक एडवांस्ड फॉर्म है जो कि सिर्फ कुछ लोगों के पास होता है, और वो कुछ लोग होते हैं हमारे आर्टिस्ट। तो ये क्रिएटिव पावर है जो कि सिर्फ आर्टिस्ट के पास होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि किसी ने इस ट्री को देखा,
अब जो प्राइमरी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग किसी ने इस ट्री को देखा, उनके माइंड ने इस बात को प्रोसेस कर दिया कि भाई हाँ ये एक ट्री है, और दिमाग में उसकी एक मेंटल इमेज बना दी। बट जो सेकेंडरी इमेजिनेशन है, जो सिर्फ आर्टिस्ट के पास है, तो वो जो आर्टिस्ट होगा वो क्या करेगा, इस चीज को ट्री देखकर उस पर एक बड़ी सी प्यारी सी क्या लिख देगा, पोम लिख देगा। तो उन्होंने कुछ नया क्रिएट कर दिया, कुछ ओरिजिनल वर्क क्रिएट कर दिया अपनी सेकेंडरी इमेजिनेशन के थ्रू। तो ये हमारा डिफरेंस हो गया प्राइमरी और सेकेंडरी इमेजिनेशन के बीच में। अब एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है इसमें, वो है हमारा किसका, फैंसी का। अब फैंसी क्या होता है, फैंसी कोई भी क्रिएटिव पावर नहीं है पहली बात तो, ठीक है। जो फैंसी होता है वो क्या करता है, सिर्फ जो भी इमेजेस, जो भी आइडियाज ऑलरेडी हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे हैं, पहले से ही हमारे पास हैं, उनको सिर्फ रीअरेंज कर देता है, सिर्फ कॉपी पेस्ट करके फॉर्म में बना देता है। कुछ भी ओरिजिनल क्रिएट करने की कैपेसिटी फैंसी में नहीं है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब आ जाते हैं हम इमिटेशन पे। तो इमिटेशन अगर हम बोले तो इमिटेशन का सबसे इजी मीनिंग है भाई कॉपी करना। क्या करना, कॉपी करना। किसी भी चीज को, किसी भी आइडिया को इमिटेट कर देना, यानी कि कॉपी कर देना। अब इमिटेशन का कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि अगर कोई राइटर किसी वर्क को लिखता है और उस वर्क को लिखने में वो बाकी और ऑथर्स के आइडियाज को यूज करता है, उनके जो फॉर्म है, स्ट्रक्चर है, थीम्स है, उनको यूज करके अगर वो ऑथर अपने वर्क को प्रोड्यूस करता है, तो वो इमिटेशन होता है, मतलब उनको कॉपी कर रहा होता है। अब कॉपी करने का मतलब या इमिटेट करने का मतलब जरूरी नहीं है कि आप उनके एग्जैक्ट वर्ड्स टू वर्ड्स कॉपी कर रहे हो। नो, अगर आप उनका स्ट्रक्चर, उनकी थीम, उनकी सेटिंग को भी अगर आप कॉपी कर रहे हैं, इमिटेट कर रहे हैं, तो वो हमारा इमिटेशन का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। वेरी इजी। जैसे कि बायोग्राफिकल मूवीज बनती हैं फेमस पर्सनालिटीज पे, जैसे मैरी कॉम हो गई। मैरी कॉम जो हमारी रेसलर हैं रियल लाइफ में, उन पे जो बायोग्राफिकल मूवी हो गई फॉर एग्जांपल, वो हमारा इमिटेशन ही है, क्योंकि हम कहीं से देखकर किसी चीज़ को कॉपी करके कुछ अपना प्रोड्यूस कर रहे हैं। ऑल राइट, चलिए अब चलते हैं आगे। अब आ जाते हैं इंटेंशनल फेलिसी पे। अब इंटेंशनल फेलिसी क्या है बेटा? फेलिसी का मतलब होता है समथिंग विच इज फॉल्स, जो गलत है भाई, जो रॉन्ग है, ठीक है। तो इंटेंशनल फेलिसी का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया गया है, किसने दिया है? वो दिया है W.K. विम्सेट एंड मोनरो बीटली। ये कॉन्सेप्ट इन दोनों ने दिया है, और ये कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि किसी भी वर्क को, किसी भी पीस ऑफ वर्क को वो जैसा एग्जिस्ट कर रहा है उसके बेसिस पर ही इंटरप्रेट करना चाहिए। वो जिस ऑथर ने लिखा है, जिस ऑथर ने उस वर्क को कंपोज किया है, लिखा है, उसका इंटेंशन क्या है उस वर्क को बनाने का, वो दैट इज नन ऑफ आवर बिजनेस। उससे हमें मतलब नहीं होना चाहिए। हमें उस वर्क को उस वर्क के बेसिस पर ही जज करना चाहिए या इंटरप्रेट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पे एक पेंटिंग बनी हुई है, ये एक बिजी स्ट्रीट है, ठीक है। किसी पेंटर ने इस पेंटिंग को बनाया, जो कि एक बिजी स्ट्रीट है जहाँ पे लोग चल रहे हैं, शॉप्स है, साइकिलिंग कर रहे हैं लोग, ये बहुत ही बिजी स्ट्रीट है, ठीक है। अब इस वर्क को, ये जो एक पेंटिंग है, इस पेंटिंग को इसके बेसिस पर ही जज करना चाहिए, ना कि ये सोचना चाहिए हमें कि ये जो पेंटर है उन्होंने क्यों बनाई ये पेंटिंग। क्या वो ऐसी किसी बिजी स्ट्रीट में गए होंगे जहाँ पर जाकर उन्हें ये इंस्पिरेशन मिला कि हाँ मैं एक ऐसी बड़ी सी पेंटिंग प्यारी सी बना देता हूँ? नो, दैट इज नन ऑफ आवर बिजनेस। हमारा बिजनेस सिर्फ यही है कि हम इस पेंटिंग को इसके बेसिस पर ही जज करें और इंटरप्रेट करें, ठीक है। वेरी इजी कॉन्सेप्ट,
ठीक है, चलिए अब आप बढ़ते हैं आगे। अब आ जाता है मोटिव। तो मोटिव क्या है? मोटिव एक ऐसा आइडिया है जो कि किसी वर्क में बार बार रेपिटेटिव मैनर में यूज किया जाता है, ऑफन उस वर्क की थीम को डेवलप करने के लिए या किसी आइडिया को कन्वे करने के लिए बार बार उस एलिमेंट का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अब एक वर्क है रोमियो एंड जूलियट बाय शेक्सपियर। अब उसमें वाइट लाइट का मोटिव बार बार यूज किया गया है, रेपिटेटिवली वाइट लाइट का मोटिव यूज किया गया है। वो क्या सिंबलाइज कर रहा है? वो सिंबलाइज कर रहा है जो रोमियो और जूलियट में जो लव है, द वे दे लव ईच अदर, उसमें एक तो उन्हें होप भी दिख रहा है, साथ ही साथ उनमें उन दोनों को उस लव में डेंजर भी देखने को मिल रहा है। तो ये एक आइडिया उससे कन्वे किया जा रहा है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं ओड पे। अब ओड क्या है? तो बेटा ओड एक ऐसा लिरिक पोएम है जिसमें कि हम किसी इंसान को या किसी आइडिया को या किसी चीज को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम उसको प्रेज कर रहे हैं, तो वो हमारा ओड के फॉर्म में होता है। हम किसी भी पर्सन को, किसी आइडिया को, किसी भी चीज को हम प्रेज कर रहे हैं उस चीज को, या फिर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उसको सेलिब्रेट करते हुए जो हम पोम लिखेंगे वो हमारी ओड होगी। फॉर एग्जाम्पल हमारी क्या? ओड टू अ नाइटिंगेल बाय जॉन कीट्स, ये भी ओड के फॉर्म में लिखी गई है। चलिए नेक्स्ट इज ओनोमेटोपिया। नाउ व्हाट इज ओनोमेटोपिया? तो बेटा ओनोमेटोपिया ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको पढ़कर ही हमें समझ आ जाए कि वो जो वर्ड है वो किस साउंड से एसोसिएटेड है या फिर वो किस साउंड को इमिटेट कर रहा है। तो वो जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं वो हमारे होते हैं ओनोमेटोपिक वर्ड्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि जो बीज होती हैं, मधुमक्खी होती है ना, वो गार्डन में जो घूम रही होती हैं, उड़ रही होती हैं, तो वो कैसा साउंड निकालती है? ऐसा ही तो साउंड निकालती है जैसे ब्ज़, ब्ज़, ऐसा ही ना। तो जो वर्ड, जो ओनोमेटोपिक वर्ड इस साउंड को इमिटेट करता हुआ होगा वो होगा हमारा क्या? बज़। अब देखकर ही समझ आ रहा है भाई, बज़ बी करती है ना। So for example, the bees buzzed in the garden. ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब जैसे ये वर्ड है मियाऊ फॉर अ कैट। अब जो कैट है उसकी क्या क्वालिटी होती है कि वो कैसा साउंड निकालती है? वो साउंड निकालती है ऐसा, मियाऊ मियाऊ, मैं आ जाऊं, है ना, ऐसा ही तो साउंड निकालती है वो। तो ये जो वर्ड है मियाऊ, MEOW, ये उस साउंड को इमिटेट कर रहा है, इसीलिए ये एक ओनोमेटोपिक वर्ड है। ठीक है, चलिए ऐसे ही सेम गोज फॉर स्प्लैश फॉर वाटर। वाटर की भी जो आवाज होती है वो ऐसे स्प्लैश, गिर जाता है तो कैसी आवाज आती है? स्प्लैश। तो ये जो टर्म है, ये जो वर्ड है स्प्लैश, ये एक ओनोमेटोपिक वर्ड है क्योंकि ये एक वाटर के साउंड को इमिटेट कर रहा है, वाटर के साउंड से ये एसोसिएटेड है। ऑल राइट, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट इज पैराडॉक्स। नाउ व्हाट इज अ पैराडॉक्स? तो बेटा पैराडॉक्स मैंने एक क्लास भी ली है, इनफैक्ट मैंने फिगर्स ऑफ स्पीच पे, जिसमें कि मैंने ये सारे फिगर्स ऑफ स्पीच डिस्कस भी किए हुए हैं। तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए, पहले वहाँ के अपने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके आइए। उसका जो लिंक है वो मैं अभी डिस्क्रिप्शन में लगवा दूंगी। ठीक है, चलिए तो पैराडॉक्स क्या है? पैराडॉक्स एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि देखने में या सुनने में कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है। कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब खुद से ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, मतलब वो गलत नजर आता है, बट उसमें एक बहुत ही डीप मीनिंग उसके साथ एसोसिएटेड देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं भाई लेस इज मोर, इसका कोई मतलब बन रहा है? नहीं बन रहा है। इसका कोई मतलब समझ में ही नहीं आ रहा है कि भाई लेस क्या होता है? लेस मतलब कम, मोर मतलब ज़्यादा। तो जो कम है वो ज़्यादा है, इसका कोई मतलब बन रहा है? नो। देखने में ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत लग रहा है, बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है,
बट इसके साथ एक डीपर मीनिंग एसोसिएटेड है। अब वो डीपर मीनिंग ये है, लेस इज मोर का मतलब ये एक ऐसी लाइफस्टाइल को आप समझिए सेलिब्रेट कर रहा है जिसमें कि लेस, जो मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल है, जितना आपके पास कम है उतने ही आप खुश रहेंगे, उतना ही आपके पास ज़्यादा होगा, यू विल हैव मोर, और उतनी ही आपकी जो लाइफ की वैल्यू और क्वालिटी है वो बढ़ जाएगी। मतलब कम चीज़ों में ही आप एक बहुत ग्रेट लाइफ को जीने लग जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन। अब ये देखने में खुद में ही गलत लगता है, कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है ये स्टेटमेंट। क्यों? अगर हम इसके लिटरल मीनिंग पर जाएं तो उसका क्या मतलब है? द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन, जो बच्चा है वो एक इंसान का पिता है, उसका फादर है। तो इसका मतलब क्या है? इसका लिटरल मीनिंग देखें तो ये बिल्कुल गलत, एकदम गलत सी, बहुत बेकार सा एकदम स्टेटमेंट है जिसका कोई सेंस नहीं बन रहा है। बट अगर हम इसकी जो डीपर मीनिंग की बात करें, जो इसके पीछे एक डीपर मीनिंग इसके साथ एसोसिएटेड है, वो ये है कि हम अपनी चाइल्डहुड में, बचपन में जो भी हैबिट्स हम सीख लेते हैं, जो भी हम, जिस तरीके से हम अपनी पर्सनालिटी डेवलप कर लेते हैं, जो चीज़ें अच्छी हो या बुरी हम सीख लेते हैं, बड़े होकर जब हम अपने एडल्टहुड में आते हैं तो वही हैबिट्स हमारी पर्सनालिटी को शेप करने में काम आती है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही डीपर मीनिंग था जो इसके साथ एसोसिएटेड था। यही है पैराडॉक्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्लॉट। अब बेटा प्लॉट क्या होता है? प्लॉट मतलब एक स्टोरी में जितने भी इवेंट्स होने होते हैं उनका जो सीक्वेंस होता है वो हमारा प्लॉट होता है। अब प्लॉट में कई सारे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि हमारा होता है सबसे पहला एक्सपोजिशन। एक्सपोजिशन क्या होता है? इंट्रोडक्शन। किसी भी स्टोरी के बारे में जो हम कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जो सेटिंग को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें, जो पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट है वो हमारा आ जाता है एक्सपोजिशन में। फिर हमारा आ जाता है राइजिंग एक्शन। अब राइजिंग एक्शन में क्या होता है? धीरे धीरे उस स्टोरी में जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस फेस करनी होती हैं, वो धीरे धीरे इंट्रोड्यूस की जाती हैं। फाइनली हमारा आ जाता है क्या? क्लाइमैक्स आ जाता है, जो कि एक टर्निंग पॉइंट होता है जहाँ से चीज़ें बदल जाती है। मूवी में क्लाइमैक्स होता है ना, जिसके बाद से फर्स्ट हाफ के बाद क्या होता है? क्लाइमैक्स आया और फिर सारी चीज़ें एकदम अलग हो गई, अनएक्सपेक्टेडली चेंज हो गई। तो ऐसे ही क्लाइमैक्स एक टर्निंग पॉइंट होता है, उसके बाद से हमारा स्टार्ट हो जाता है फॉलिंग एक्शन, जिसमें कि चीज़ें पता चलने लग जाती हैं, कॉन्फ्लिक्ट था, कैसे था, क्यों था, और फाइनली उसका रेजोल्यूशन हो जाता है, सॉल्यूशन मिल जाता है। रेजोल्यूशन को हम डिनाउमेंट भी बोलते हैं, और फाइनली जो हमारा स्टोरी है वो एंड हो जाती है। ये हमारे प्लॉट के एलिमेंट्स होते हैं। अब आइए इसको हम एक स्टोरी के थ्रू समझ लेते हैं। अब विलियम शेक्सपियर का जो वर्क है ट्वेल्थ नाइट, उसमें अगर हम एक्सपोजिशन की बात करें तो एक्सपोजिशन, जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, उसमें हमें देखने को मिलता है जो हमारी सेटिंग होती है वो बताई जाती है। कहाँ है? इलेरिया में है। इलेरिया इज अ फिक्शनल टाउन जो कि स्टोरी में बनाया गया है कॉमेडी में। और उसके बाद क्या होता है? जितने भी मेन कैरेक्टर्स होते हैं वो इंट्रोड्यूस करे जाते हैं, जैसे वायला हो गया, ड्यूक ऑर्सिनो हो गया, ओलिविया, सेबास्टियन, ये सारे कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है हमारे एक्सपोजिशन में। फिर क्या होता है? नेक्स्ट एलिमेंट हमारा आ जाता है द राइजिंग एक्शन। राइजिंग एक्शन में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। क्या होता है? जो वॉयला है, शी फॉल्स इन लव विद हुम, और सीनो जो ओलिविया है, शी फॉल्स इन लव विद हुम? विद सिजेरियो, जो कि कौन है? वायला ही है। वायला डिस्गाइज होके सिजेरियो बनती है और ओलिविया फॉल्स इन लव विद सिजेरियो। ठीक है, तो ये हमारा जो जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते हैं वो सारे हमारे राइजिंग एक्शन में प्लेस हो जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हमारा आ जाता है भाई क्लाइमैक्स। अब क्लाइमैक्स में क्या होता है? ये हमारा होता है टर्निंग पॉइंट। इस स्टोरी में क्या हो रहा है? यहाँ पे जो सेबास्टियन है किसका भाई है?
जो वाइला का भाई है वो सेबास्टियन इंट्रोड्यूस हो जाता है, वो इस टाउन में इलेरिया में आ जाता है और सारा कंफ्यूजन जो है, जितना केओस है यहाँ से क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वाइला और सेबास्टियन कौन होते हैं? आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, ट्विंस होते हैं, भाई बहन जिनकी शक्लें जो होती हैं वो सेम होती है। अब यहाँ से पूरा रायता फैलना शुरू होता है, क्लाइमैक्स का सीन आता है, यहाँ से टर्निंग पॉइंट हमारा बन जाता है। नेक्स्ट क्या होता है हमारा? फॉलिंग एक्शन। फॉलिंग एक्शन में क्या होता है? इसमें जो ट्विंस होते हैं फाइनली वो मिल जाते हैं, यूनाइट हो जाते हैं और सारी चीज़ें रिवील हो जाती है कि भाई ये जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे थे, जितने चैलेंजेस देखने को मिल रहे थे, वो इस रीज़न से थे कि भाई ये दोनों तो आइडेंटिकल ट्विंस हैं। जो ये था वो ये नहीं थी और जो ये था वो नहीं था। ठीक है, ये हमारा फॉलिंग एक्शन होता है। फाइनली हमारा आ जाता है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन क्या होता है? पूरी स्टोरी का सोल्यूशन मिल जाता है, फाइनली खत्म हो जाती है स्टोरी हैप्पी एंडिंग में, जहां पर जो वॉयला है शी मैरीज whom? और ड्यूक ऑर्सिनो एंड ओलिविया मैरीज सेबास्टियन। फाइनली हैप्पी एंडिंग देखने को मिल जाती है। ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट इज फिगर्स ऑफ स्पीच। अब बेटा फिगर्स ऑफ स्पीच क्या है? फिगर्स ऑफ स्पीच मतलब जैसे विमेन होती हैं वो खुद को सुंदर बनाने के लिए, अपनी ब्यूटी को इन्हांस करने के लिए ऑर्नामेंट्स का यूज करती हैं, ज्वेलरी पहनती हैं, अच्छी अच्छी क्लोथिंग का यूज करती हैं खुद को सुंदर बनाने के लिए। इन द सेम फैशन लैंग्वेज को सुंदर बनाने के लिए हम कुछ ऐसे एलिमेंट्स का यूज करते हैं जिसे सुनने में बहुत अच्छा लगता है, जिससे लैंग्वेज का मेकअप हो जाता है और लैंग्वेज बहुत ही सुंदर बन के दिखने लग जाती है। अब हम जिन एलिमेंट्स का यूज करते हैं ऐसा करने में, जो लैंग्वेज का मेकअप होता है, जो लैंग्वेज का मेकअप करता है, वो होते हैं हमारे फिगर्स ऑफ स्पीच। जैसे सिमिली हो गया, मेटाफर हो गया, हाइपरबोली हो गया, ओनोमेटोपिया हो गया। ये सारे जितने भी फिगर्स ऑफ स्पीच हैं ये लैंग्वेज को सुंदर बनाने में काम आते हैं। ठीक है, ओके। सो ऑन दैट नोट अब हम आ जाते हैं सटायर पर। नाउ व्हाट इज अ सटायर? तो बेटा सटायर क्या होता है? सबसे पहले सटायर का हिंदी फॉर्म है व्यंग्य, किसी भी चीज़ पर व्यंग्य करना। ठीक है, किसी आइडिया को, किसी पर्सन को या सोसाइटी की किसी फॉली को, किसी कमी को, है ना, अगर हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अगर हम उसका, अब इसके दो मोटिव्स हो सकते हैं। एक तो उसको मॉक करना, या तो उस फॉली का, उस पर्सन का या उस आइडिया का मजाक बनाना। दूसरा होता है भाई करेक्टिव मेजर के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, हम उस चीज़ को करेक्ट करने के लिए, सुधारने के लिए इस चीज़ को कर रहे हैं, तो वो हमारा सटायर होता है। अब सटायर का एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि गलिवर्स ट्रेवल्स बाय जॉनथन स्विफ्ट, ये एक सटायर का एग्जाम्पल है। अब जितने भी हम स्टैंड अप कॉमेडीज देखते हैं, अनुभव सिंह बस्सी हो गया, हर्ष गुजराल हो गया, ये जितने भी स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, इनकी स्टैंड अप कॉमेडीज देखते हैं तो ये भी अपनी कॉमेडीज में सटायर का यूज करते हैं एक बहुत ही बड़े अमाउंट में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं सोलिलोक्वी। नाउ व्हाट इज सोलिलोक्वी? सबसे पहली बात, अगर मैं सोलिलोक्वी बोलूं तो आपको सोलिलोक्वी की जगह भाई देखना चाहिए सोलो देखना चाहिए या फिर सोली देखना चाहिए। ठीक है, अब ये क्या है सोलिलोक्वी? तो बेटा सोलिलोक्वी एक ऐसी स्पीच है जहां पर एक कैरेक्टर के दिमाग में जितने भी इनर कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, जितनी भी कंफ्यूजन चल रही है, जितना डर है, जितनी भी चीज़ें, जो भी वो चैलेंजेस को फेस कर रहा है, जितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वो सारी एक्सप्रेस कर रहा है। कब एक्सप्रेस कर रहा है भाई? वो अकेले में एक्सप्रेस कर रहा है, जब द कैरेक्टर इज अलोन, वहां पर और भी कोई प्रेजेंट नहीं है। इसीलिए मैंने सोलो का यूज किया। सोलो मतलब अकेले, जब कैरेक्टर अकेले है, सोली है मतलब वो अकेले कैरेक्टर, सोली वही कैरेक्टर प्रेजेंट है वहां पर, और वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स को, कॉन्फ्लिक्ट्स को, जो भी दिमाग में चल रहा है बाहर एक्सप्रेस कर रहा है जब वो अकेला है। अब यहाँ पे आ जाता है बहुत ही बड़ा डिफरेंस किसके बीच में। अब आप बोलोगे मैम आपने तो ड्रामेटिक मोनोलॉग भी वही बताया था, आप तो सोलिलोक्वी भी वही बता रही हो, आप तो दोनों चीज़ें सेम बता रही हो।
तो बेटा यही डिफरेंस है ड्रामेटिक मोनोलॉग और सोलिलोक्वी में, कि जो ड्रामेटिक मोनोलॉग होता है उसमें भी कैरेक्टर अपने दिमाग में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उनको एक्सप्रेस कर रहा है, बट साइलेंट लिसनर्स के सामने, जो सामने उसके लिसनर्स होते हैं, बट वो साइलेंट बैठकर सिर्फ उसकी बात को सुन रहे होते हैं। बल्कि सोलिलोक्वी में क्या होता है, सोलिलोक्वी में कैरेक्टर अपने दिमाग में जितने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जितने इनर कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, दिमाग में जो बातें चल रही हैं, उनको क्या कर रहा है, एक्सप्रेस तो कर रहा है, बट हियर द कैरेक्टर इज अलोन, वो सोलो है और वो अकेले में कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप कभी कभी जाके मिरर के सामने बोल रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, स्पीच दे रहे होते हैं ना, तो आपके दिमाग में जो भी चीज़ें चल रही हैं आप वो बोल रहे हैं और आपको सुन कोई नहीं रहा, यू आर अलोन एट दैट प्लेस। इससे समझ ये आ रहा है कि आपके दिमाग में क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, चलिए बेटा बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, आराम से सुनते जाओ, क्लास में ही याद होता जाएगा। नोटबुक पेन ले लो, की नोट्स बनाते जाओ, बुलेट पॉइंट्स में सब सारे जो जॉनरास बता रही हूँ मैं, टर्म्स बता रही हूँ, सबको लिखते जाओ बुलेट पॉइंट्स में, यही के यही ख़त्म करके हटा दो, यही बैठकर लर्न कर लो सिर्फ एक क्लास में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं सोनेट। सोनेट क्या है? तो बेटा सोनेट होता है हमारा 14 लाइन में जो पोम लिखी जाती है वो हमारा सोनेट होता है। सोनेट को 14 लाइंस की एक पोम जो होती है उसको हम सोनेट बोलते हैं। अब जो सोनेट होते हैं वो हमारे दो टाइप्स के होते हैं। जो हमारा पहला सोनेट है वो है पेट्रार्कियन सोनेट, जिसको हम इटालियन सोनेट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और जो हमारा दूसरा होता है वो हमारा कौन सा है? शेक्सपियरियन सोनेट, जिसको हम एलिजाबेथन या फिर इंग्लिश सोनेट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब आइए हम ये डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जो पेट्रार्कियन सोनेट है, जो पेट्रार्कियन सोनेट है, इटालियन सोनेट है, उसकी जो राइम स्कीम होती है वो क्या होती है भाई? वो होती है ABBA, ABBA, CDC, DCD। अब ये क्या है? अब इसको हम इस फॉर्म में देखेंगे। देखिए ABBA अब्बा, ABBA अब्बा, CD, CD एंड CD। अब हम क्योंकि ये पेट्रार्कियन सोनेट है तो हम ये सोचेंगे कि जो पेट्रार्क हैं, जो पोएट पेट्रार्क हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो अपने फादर को बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि अब्बा CD दे दो, अब्बा अब्बा CD 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 दे दो, मतलब लैडर की बात कर रहे हैं। लैडर होता है ना CD, तो अब्बा अब्बा CD CD CD, अब्बा क्या करो? मुझे CD दे दो, मुझे लैडर दे दो। तो इस तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हैं, इसकी राइमिंग स्कीम को। ठीक है, वेरी इजी टू बी लर्न्ड। ठीक है, अब क्या होता है इसमें? क्या होता है, क्योंकि ये 14 लाइंस की पोम होती है तो इसको किस तरीके से डिवाइड किया गया है? पहली जो 8 लाइंस होती हैं, जिनको कि हम ऑक्टेव भी बोलते हैं, वो क्या होती हैं? उसमें हम किसी प्रॉब्लम को दिखा रहे हैं, किसी चैलेंज को हम दिखा रहे हैं, पोर्ट्रे कर रहे हैं उन फर्स्ट 8 लाइंस के अंडर। ठीक है, अब जो नेक्स्ट 6 लाइंस है हमारी, जिसको हम सेस्टेट बोलते हैं, उसमें हम उस प्रॉब्लम का क्या कर रहे हैं? एक सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका एक हम सॉल्यूशन दे रहे हैं लास्ट की 6 लाइंस में। तो हमारा 8 + 16 कितना हो गया? सॉरी 8 + 6 कितना हो गया? 14। तो ये हमारी 14 लाइंस की पोम बन जाएगी, सोनेट बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया पेट्रार्कियन सोनेट। अब जो सोनेट 29 बाय एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग जो है वो हमारा पेट्रार्कियन सोनेट की फॉर्म में लिखा गया है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम दूसरे सोनेट पे। दूसरा है हमारा शेक्सपियरियन सोनेट, जिसको हम एलिजाबेथन या इंग्लिश सोनेट के नाम से भी जानते हैं। तो जो इनकी क्या है राइम स्कीम है वो क्या है? ये तो बहुत इजी है, आपको ऐसे ही लर्न हो जाएगी। कैसे? देखो AB AB, CD CD, EF EF GG, जो हमारा सीक्वेंस है अल्फाबेट का ABCDEF, उसी से सीधा सीधा लर्न कर लो क्या?
ए बी सी डी ई एफ एंड जी। ये हो जाती है हमारी शेक्सपियरियन सोनेट की राइम स्कीम। अब जैसे लास्ट में हमने पेट्रार्कियन सोनेट में 14 लाइंस कैसे डिवाइडेड थी, पहले 8 का ऑक्टेव था, फिर 6 का सेस्टेट था। अब इसमें क्या होता है, इसमें होते हैं हमारे 3 क्वार्टरेंस। तो बेटा क्वार्टरेंस क्या होता है, क्वार्टरेंस मतलब 4 लाइंस, ठीक है, क्वार्टरेन मतलब 4 लाइन। अब यहाँ पे 3 क्वार्टरेंस होते हैं। चलो मैं आपको ऐसे समझाती हूँ। चलिए सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, बोर्ड को कर लेते हैं डिवाइड। अब यहां हम लिखेंगे पेट्रार्कियन सोनेट, इधर हम लिखेंगे क्या, शेक्सपियरियन सोनेट। चलो अब राइम स्कीम तो मैं डिस्कस कर ही चुकी हूं। अब हम आ जाते हैं इसके स्ट्रक्चर पे। जो पेट्रार्कियन सोनेट होता है वो कैसे देखने को मिलता है बेटा, सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे ऑक्टेव होता है, 8 लाइंस, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये हमारा क्या हो गया, ऑक्टेव, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट हमारी होती है 6 लाइंस, 1 2 3 4 5 6। क्योंकि ये 6 लाइंस है तो ये हमारी हो जाती है क्या, सेस्टेट, ठीक है। अब इन 8 लाइंस में, फर्स्ट 8 लाइंस में क्या देखने को मिलता है, हमें कोई प्रॉब्लम दिखाई जा रही है या कोई चैलेंज फेस किया जा रहा है, उसके बारे में बात हो रही है। और लास्ट की 6 लाइंस में क्या होता है, उसका हम सोल्यूशन दे देते हैं, ठीक है। अब ऑक्टेव क्या होता है बेटा, ऑक्टेव आप ऐसे लर्न कर सकते हो, ऑक्ट मतलब, ऑक्ट से समझ आ रहा है 8, है ना, तो ऑक्टेव मतलब 8 लाइंस। और सेस्टेट में सेस मतलब 6 से रिलेट कर रहा है सेस, तो दैट इज 6 लाइंस, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं शेक्सपियरियन सोनेट पे। शेक्सपियरियन सोनेट का क्या स्ट्रक्चर है, इसमें होते हैं 4 क्वार्टरेंस, ठीक है। फर्स्ट 4 लाइंस 1 2 3 4, this is a quatrain. Then we have next 4 lines, this is also another quatrain. Then we have the last 4 lines, this is also a quatrain. Quatrain 1, quatrain 2, quatrain 3। ऑल राइट, अब क्या हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पे हमारी 12 लाइंस पूरी हो गई। अब कितनी बच रही है, 14 लाइन की पोम है सोनेट, 2 लाइंस आर रिमेनिंग। सो जो लास्ट की 2 लाइंस है उनको हम बोलते हैं क्या, कपलेट। कपलेट मतलब, कपलेट में से आपको समझ में आ रहा है, कपलेट मतलब कपल। कपल कितने लोगों का होता है, 2 लोगों का होता है। कपल कोई भी चीज होती है ना, कोई कपल 2 चीजों का, तो 2 लाइंस हमारी लास्ट की कपलेट। इसमें भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स बताई जा रही हैं फर्स्ट 4 क्वार्टरेंस में, लास्ट 2 लाइंस में हम उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दे रहे हैं। ये हो गया हमारा पूरा प्रॉपर किसका, शेक्सपियरियन और पेट्रार्कियन सोनेट का स्ट्रक्चर। ऑल राइट, चलिए अब आ जाते हैं अपनी पीपीटी पे, ठीक है। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट। नाउ व्हाट इज अ ट्रेजेडी, ट्रेजेडी क्या है, तो बेटा ट्रेजेडी एक ऐसा लिटरेरी जॉनरा है जहां पर किसी, जो हमारा प्रोटैगनिस्ट होता है, जो हमारा उस ट्रेजेडी का हीरो होता है, उसकी एक फैटल फ्लॉ होती है जिसको कि हम हमर्शिया भी बोलते हैं।
हमेशा एक फैटल फ्लॉ या फिर एक ट्रैजिक फ्लॉ, मतलब एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक या ऐसी हैबिट उस प्रोटैगनिस्ट की या हीरो की जिसकी वजह से उसका फॉल हो जाता है और फाइनली इसकी स्टोरी का एक ट्रैजिक एंड हमें देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल शेक्सपियर ने बहुत सारी ट्रेजेडीज लिखी हैं, जैसे कि ओथेलो हो गया, मैकबेथ हो गया, ठीक है। ये दोनों एग्जाम्पल्स हैं किसकी, ट्रेजेडी जॉनरा के। अब हम नेक्स्ट लिटरेरी जॉनरा पे आ जाते हैं जो कि हमारा विट है। तो विट क्या है बेटा, विट हमारा, विट का अगर हम मतलब समझे तो होता है हाजिर जवाबी, मतलब किसी ने कुछ बोला और आपने ऑन द स्पॉट वहीं के वहीं एक ऐसा आंसर दे दिया कि वो बंदा आप सोचने को मजबूर हो गया कि भाई इसने ऐसा क्या बोल दिया, ठीक है। तो वो हमारी विट होती है जिसमें कि हम ऑन द स्पॉट कोई ऐसा आंसर दे देते हैं जिससे सामने वाला बंदा सोचने पे मजबूर हो जाता है। उसमें ह्यूमर भी होता है, उसमें इंटेलेक्ट भी होता है और वो ऑन द स्पॉट आंसर बनाया गया होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ऑस्कर वाइल्ड का वर्क है, क्या है, द इम्पॉर्टेंस ऑफ बीइंग ऑनेस्ट। इस वर्क में जो भी डायलॉग्स यूज किए गए हैं, जो वो विटी डायलॉग्स यूज किए गए हैं, वो हमारा विट का एग्जाम्पल है। और अगर हम सोशल मीडिया पे भी देखें तो कुछ ऐसे मीम्स बनते हैं, कुछ ऐसे विटी डायलॉग्स का यूज हो रहा होता है जहाँ पर हम विट का यूज देखने को, जहाँ पर हमें विट का यूज देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए यहाँ हमारा एंड होता है, जितने भी हमारे लिटरेरी टर्म्स हमने डिस्कस करने थे। अब हम आ जाते हैं कुछ क्वेश्चंस की ओर, जहाँ पर हम अपना ब्रेन का टेस्ट करेंगे कि भाई अभी तक हमने जितना सीखा है क्या हमारा दिमाग उसको रिटेन कर पाया है या नहीं, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं फटाफट से कुछ क्वेश्चंस की ओर और करते हैं उन पे वार। चलिए तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, Which of the following best defines allegory? अब इनमें, इन ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो allegory को अच्छे से डिफाइन कर पा रहा है। देखिए फर्स्ट वन, अ पोम विद म्यूजिकल रिदम, कोई ऐसी पोम जिसमें हमें म्यूजिकल रिदम देखने को मिल रही है। नेक्स्ट, फिगर ऑफ स्पीच, allegory एक फिगर ऑफ स्पीच है। ये allegory अ नैरेटिव पोम विद सिंबॉलिक मीनिंग या फिर अ पोम मोर्निंग डेथ। क्या है एलिगरी, फटाफट से क्या करो, कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दो, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो फटाफट से और बताओ मुझे कि हाँ मैम आपने जो हमें पढ़ाया है वो हमको सच में समझ आया और हम क्वेश्चंस को आंसर करने के केपेबल हो गए हैं। फटाफट से कमेंट सेक्शन खोलो और इन आंसर्स को टाइप करते जाओ, ठीक है। ओके सो व्हाट इज द आंसर बेटा, द आंसर इज, अभी पढ़ाया था, अ नैरेटिव विद सिंबॉलिक मीनिंग, एक ऐसा नैरेटिव जहां जितने भी कैरेक्टर्स, सेटिंग्स और इवेंट्स यूज हो रहे हैं उनके पीछे एक डीपर मीनिंग सिंबलाइज हो रहा है, कोई आइडिया या कोई भी मीनिंग, जैसे कि जॉर्ज ऑरवेल का एनिमल फार्म। ओके ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। Next question. T.S. Eliot's term dissociation of sensibility refers to. T.S. Eliot का जो टर्म है dissociation of sensibility, उसका क्या मतलब है। मैंने अभी आपको बताया था जब मैं dissociation बोलूँ तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, डिसकनेक्शन। डिसकनेक्शन बिटवीन व्हाट, बिटवीन द थॉट एंड द फीलिंग। दिमाग और फीलिंग के बीच में डिसकनेक्शन जहां देखने को मिले वो आ जाता है डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी में। क्या होता है अब ये, या तो द फ्यूजन ऑफ प्लॉट एंड कैरेक्टर हुआ, या फिर द सेपरेशन ऑफ इंटेलेक्ट एंड इमोशन इन पोइट्री हुआ, या द डिक्लाइन ऑफ सटायर इन मॉडर्न राइटिंग हुआ, या फिर द रोमांटिक इमेजिनेशन हुआ। जैसे कि मैंने अभी बताया, सेपरेशन बिटवीन व्हाट, द इंटेलेक्ट एंड द इमोशन। इंटेलेक्ट मतलब द थॉट एंड द इमोशन, इन दोनों के बीच में अगर पोइट्री में हमें सेपरेशन देखने को मिलता है या डिसकनेक्शन देखने को मिलता है, वो हमारा होता है डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाइए फटाक से। ओके, विच वर्क इज द फेमस एग्जाम्पल ऑफ सटायर। इनमें से कौन सा वर्क है जो कि सटायर का एग्जाम्पल है। फर्स्ट वन, द प्रिल्यूड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। नो, इट्स नॉट।
प्रिल्यूड नहीं लिखा गया है सटायर के फॉर्म में. नेक्स्ट इज गलिवर्स ट्रेवल्स, अभी अभी बताया, यस सटायर के फॉर्म में लिखा गया है. नेक्स्ट इज रेप ऑफ द लॉक बाय अलेक्जेंडर पोप, यस ये भी सटायर के फॉर्म में लिखा गया है. सो द आंसर वुड बी बोथ बी एंड सी, बोथ गलिवर्स ट्रेवल्स एंड रेप ऑफ द लॉक. ऑल राइट, वेरी इजी. नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is, which literary term refers to the combination of contradictory ideas to reveal a deeper truth? ऐसा कौन सा literary term है इनमें से जो देखने में contradictory लगता है बट उसके पीछे एक deeper truth या meaning उसके साथ associated देखने को मिलता है? तो क्या है वो? पैराडॉक्स. ठीक है, पैराडॉक्स का जो स्टेटमेंट है देखने में कॉन्ट्रोडिक्टरी लगता है, गलत लगता है, बट उसके साथ एक डीपर ट्रुथ या मीनिंग एसोसिएटेड या फिर लिंक्ड देखने को मिलता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु इंट्रोड्यूस द टर्म इंटेंशनल फैलेसी? इंटेंशनल फैलेसी को ये जो टर्म है किसने कॉइन किया, किसने इंट्रोड्यूस किया? क्लीनथ ब्रुक्स, नो. डेरिडा, नो. हैरोल्ड ब्लूम, नो. किसने किया है? विम्सेट एंड मोनरो बीएचले. ठीक है, दिस वाज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट. ऑल राइट, सो दैट इज ऑल अबाउट टुडे. आई होप आप लोगों को बहुत ये वाला सेशन अच्छा लगा होगा, आपको बहुत मज़ा भी आया होगा. तो अगर आपको ये सेशन समझ में आया, आज मैंने आपको जो भी पढ़ाया वो समझ में आया, तो एक स्माइल कर दो. और अगर सच में समझने के साथ साथ मज़ा भी आया तो फटाफट से जाओ, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट भी करते जाओ वीडियो पे. मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई एनर्जी के साथ, एक नए जोश के साथ. तब तक के लिए पढ़ते रहो और धीरे धीरे ऐसे ही आगे बढ़ते रहो. ठीक है. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी इन दिस सेशन. थैंक यू.